ठीक है। अब देखो आप लोगों ने देखा ये कुछ जो है टॉपिक दे रखे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर। पहला है पुराने भवन का संरक्षण। एक लड़का होगा, लड़की होगी, बातचीत आपस में करेंगे, कैसे जो है उनको खंडहर एक दिखाई देगा, फिर उसके बाद जो है कि एक सवाल पूछेंगे क्या इनका संरक्षण किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी कहानी शुरू होती है, फिर उसमें जो जो नगर मिले हैं उसकी विशेषता, ये सारी चीजें। अब इसी को जो है हम दूसरे रूप में देखते हैं। मैंने कहा ना एनसीईआरटी प्लस टेक्स्ट बुक, यही आपको जो है कि क्या करेगी, मदद करेगी। खुल के पूछ सकते हो जो भी पूछना हो बिंदास हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक और साथ साथ जो है कि अब इसका जो है कि कैसे उपयोग आपको करना है, कैसे इसको समझना है, कैसे इसका उपयोग करना है, इसको जो है हम देखेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि जितने भी पुराने भवन हैं, चाहे वो 100 साल पुराने हो, 200 साल पुराने हो, 400 साल पुराने हो, 1000 साल पुराने हैं, 2000 साल पुराने हो, वो अपने साथ इतिहास समेट के रखता है। इतिहास समेट के रखेगा, और जब वो इतिहास समेट के रखेगा तो जाहिर सी बात है उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। अब देखो इसकी कहानी कहां से शुरू होती है। हम जो है कि आते हैं अंग्रेजों के जमाने से। कहां से? अंग्रेजों के समय से। आप जानते हैं 1757 के बाद, कब से? 57 के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता धीरे धीरे जो है फैलने लगी। ठीक है। अंग्रेजों का धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा होना शुरू हो गया। 1757 में उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता, 1764 में बक्सर का युद्ध जीता और 1772 में बंगाल को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। जब हम मॉडर्न इंडिया में चलेंगे तो उसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। 1772 में बंगाल कब्जे में हो गया। फिर देखो अंग्रेज बड़े जो है कि वो चालाक है और हम जो है क्या कर रहे हैं, मूर्खों की तरह जो है पीटते जा रहे हैं। अंग्रेज हमें जो है पटक पटक के मार रहे हैं, हर क्षेत्र में मार रहे हैं। पहले उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जो है जीता, हम तमाशा देख रहे थे। मराठे तमाशा देख रहे थे, मैसूर वाले तमाशा देख रहे थे, इधर जो है अवध तमाशा देख रहा था, इधर दिल्ली तमाशा देख रही थी, सब तमाशा देख रहे। ठीक है। इधर जो है पंजाब भी तमाशा देख रहा था, सब तमाशा देख रहे थे कि वो पिट रहा है, हम क्यों जाए, ये भारतीयों की सबसे बड़ी कमी है। तो पिट रहे हैं, पिटने दो, दोबारा उनका भी तो नंबर आएगा। मैसूर का नंबर आया, मराठों का नंबर आया, पंजाब का नंबर आया, अवध का नंबर आया, सबको जो है बारी बारी अंग्रेजों ने पीटा। और जब छोटी छोटी रियासतें बच गई, उन पे जब कब्जा करना शुरू किया तो उन्होंने विरोध किया। और नॉर्थ इंडिया में आप जानते हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है। एक व्यापक स्तर पे फैला, अंग्रेजों को लगा कि अब हमें अपना बोरिया बिस्तर उठा लेना चाहिए। खैर वहां तक हम नहीं जा रहे हैं, अब हम आ रहे हैं हड़प्पा पे। आप जानते हैं भारत में जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ, कब्जा होने के बाद केवल कंपनी के ही लोग नहीं और भी लोग जो है धीरे धीरे भारत में जो है कोई भ्रमण करने आ रहा है, कोई यात्री के रूप में आ रहा है, किसी रूप में व्यापार करना 1813 से उन्होंने शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार। हम चर्चा करेंगे। हुआ क्या, सन 1826 की बात है। कब की बात है? 1826। उस समय आज की तरह भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ। 1826 में इस वाले एरिया से, रावी नदी का किनारा है, हड़प्पा नामक जगह है, उधर से चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति गुजर रहा था, यात्री था, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन जो है कि उधर से गुजर रहा था तो उसने उन खंडहरों को देखा, हड़प्पा वाली जो जगह है वहां पे खंडहरों को देखा। जब उसने खंडहरों को देखा तो उसके दिमाग में एक चीज आया होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता। ये बात आपकी इस किताब में नहीं है, ये बात मैं बता रहा हूँ, थैंक यू, मैंने जो है कहीं पढ़ा, इसी तरह से आप भी पढ़ोगे। एक आपको एनसीईआरटी के साथ टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, कैसे एनसीईआरटी का उपयोग करना है, दोनों बताएंगे। चार्ल्स मैसन ने कब बताया कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी? 1826 में।
फिर उसके बाद आप जानते हैं भारत में रेलवे का विकास कब हुआ है? 1853 में पहली रेलवे कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे के बीच में। लॉर्ड डलहौजी है उस समय वायसराय। अब भारत में रेलवे आ गई है यहाँ पे, तो रेलवे का विकास केवल यहीं पे नहीं होगा ना, भारत के अन्य क्षेत्रों पे भी होगा, क्योंकि अंग्रेज और जगह भी तो है, उनको सामान और जगह भी तो जल्दी जल्दी लाना ले जाना है। तो वो कराची से लाहौर, कहां से? कराची से लाहौर K2L रेलवे लाइन बिछा रहे थे। और आप लोग जानते हैं जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो उसपे जो है कि गिट्टियों का प्रयोग होता है ताकि प्रेशर रिलीज किया जा सके। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे गिट्टियों की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे जो मजदूर तबका था उसने क्या किया, ये जो हड़प्पा वाली जगह है यहाँ के खंडारों से ईंटों को उखाड़ लिया, ईंटों को उखाड़ लिया और उसका प्रयोग ईंटों के रूप में किया। जब वो उखाड़ रहा था उन भवनों को, उन खंडारों को, समझ लो कि बहुत समय पहले के हैं खंडार, आज से 4000 साल पहले के, अभी भी सुरक्षित, उसकी ईंटें इतनी मजबूत थी। कितनी बड़ी बात है, 4000 साल बीत गए लेकिन ईंटें अभी भी मजबूत। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ईंटों का प्रयोग किया गिट्टियों के रूप में। जब वो उखाड़ रहे थे तो उनको कुछ सामान मिले, और उन्होंने क्या किया, उस सामान को ब्रिटिश अधिकारियों को दे दिया, और ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग को दे दिया। कुछ पूछ सकते? अच्छा, पुरातत्व विभाग को दे दिया। उस समय भारत में पुरातत्व विभाग बन गया था और उसके पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है, कनिंघम। ठीक है। अब जब इन लोगों ने उन सामान का निरीक्षण किया, उस सामान को जो है विश्लेषण किया, उस सामान को देखा, तो इन्होंने एक अंदाजा लगाया कि ये जो जगह है जिसको हड़प्पा कहते हैं, यहाँ पे कभी कोई एक सभ्यता रही होगी, और वह सभ्यता लगभग आज से यानी 1856 से 1000 साल पहले रही होगी, यानी 856, यही आएगा। 1856 में से 1000 जो है 1000 माइनस कर दीजिए, 856, एक सभ्यता कोई रही होगी, एक सिंपल सा अंदाजा लगाया। फिर जो है इसके विषय में कई जो है मैगजीन में, कई जगहों पे जो है लेख लिखे गए, तमाम लोगों ने लेख लिखे, और अंततोगत्वा 1921 में, कब? 1921 राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में, क्या कुछ है? ऐसा लगा मुझे कुछ कह रहे, ठीक है, राखाल दास बनर्जी और अन्य लोगों के नेतृत्व में, जॉन मार्शल वगैरह हैं, उनके नेतृत्व में क्या हुआ, यहाँ पे खुदाई हुई। यानी जो स्थल 1826 में खोजा गया था उसकी खुदाई कब हुई है? 1921, यानी 100 साल बाद। जब खुदाई हुई तो पता चला कि यार ये जो है कि ये छोटा मोटा स्थल नहीं है, क्योंकि कार्बन डेटिंग के आधार पर जो एक वैज्ञानिक डेटिंग है उसमें बताया गया है, आप जानते होंगे कि कार्बन डेटिंग में क्या किया जाता है, एग्जैक्ट डेट जो है पता चल जाती है किसी जीवित चीज की, क्योंकि कार्बन डेटिंग के माध्यम से किया होता है कि कोई भी जीव जब तक जो है वो जिंदा है, प्रकृति से कार्बन ले रहा है और प्रकृति में कार्बन छोड़ रहा है, जब तक जिंदा है तो कार्बन की मात्रा क्या है? बैलेंस है। आज की तरह नहीं एक्स्ट्रा कार्बन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग लेते हो कि नहीं लेते? ये जो कोका पीते हो, ये जो पेप्सी पीते हो, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और तमाम जो है कि केमिकल का मिक्सचर है, 70-80 पैसे में बनता है, 70-80 रुपए का बिकता है, उसको आप बड़े आराम से पीते हो, ठीक है ना। और उस पे गाना भी बनता है, मेरी कोका कोला तू, कोला कोला तू, तमाम तरह के गाने बनते हैं, ठीक है। और भोजपुरी में भी गाने हैं, कोका कोला पिला दो मुझे, ऐसा कुछ गाना है। चलिए छोड़िए,
तो कार्बन डेटिंग, जब तक आप कोई जीव जिंदा है तब तक जो है कि वो प्रकृति से कार्बन ले रहा है, उसको छोड़ रहा है, चीजें बैलेंस है। वह जीव मर गया, केवल जीवित चीजों की बात है, वो पेड़ पौधा हो सकता है, वो कोई जंतु हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब वो मर गया तो कार्बन लेने की प्रक्रिया बंद हो गई और कार्बन देने की प्रक्रिया अभी भी चालू है। सिंपल भाषा में समझिए। अब कार्बन जितना जो है कि मतलब डिक्रीज हो रहा है, कोई जीवित चीज का जब जीवाश्म मिलेगा तो उसमें देखा जाएगा कितनी मात्रा में उसमें कार्बन बचा है। अब उस मात्रा के अनुसार, यानी जो कार्बन की मात्रा मौजूद है उसी के अनुसार उस जीवित चीज का जो जीवाश्म मिला है उसका आयु बताई जाएगी, उसकी एज बताई जाएगी कि यही उसकी जो है कि आयु होगी। तो हड़प्पा में जो जीवित चीज मिली होगी, हो सकता है किसी जानवर की हड्डी मिली हो सकता है कोई पेड़ पौधा जो है कि दबा हुआ जो है मिल गया हो, उसकी सूखी टहनियां वगैरह, पत्ते वगैरह। तो उसका जब विश्लेषण किया गया तो पता चला यह जो है लगभग 2400 बीसी के आसपास था। 2400 बीसी यानी आज से जो है कि लगभग 4000 साल पहले। एडी बीसी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही होगा, एडी एंड बीसी। इस समय 2022 में आप लोग रह रहे हो, किस में रह रहे हो? एडी में। और आपको मैंने बताया है कि एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह का जन्म 1 एडी को माना जाता है। उसके बाद की जो घटनाएं हैं आफ्टर एडी में जो है कि होता है आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। और उसके पहले की जो घटना है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से ही ये दुनिया नहीं है, उसके बहुत पहले से। और हम वर्तमान समय में कौन से कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो है कि ईसा मसीह के जन्म से सारी चीजें ईस्वी में लिखी होती है। अंडरस्टैंड? बातें समझ में आई? अब ये दे रहा है 2400 बीसी, यानी 2022 एडी, यह प्लस आपका जो है कि 2400 बीसी, दोनों को जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा कि इतने हजार साल पहले यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। कैसे है ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। कार्बन डेटिंग के आधार पे पता चला ये कि 2400 बीसी के आसपास यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। अब देखो, ये तो मात्र एक स्थल है, एकमात्र स्थल है। मैं सभ्यता की कहानी सुना रहा हूं, यह एकमात्र स्थल है। इसके बाद अन्य स्थलों के भी बारे में पता चला कि यहाँ पे भी हड़प्पा नामक जो जगह है वैसा ही कोई चीज मिला है, वैसे ही भवन मिले हैं, वैसी ही और चीजें मिली हैं। और आज जब हम 2022 में रह रहे हैं तब तक हमने अब तक लगभग 1500 स्थलों को खोजा है। कितने? 1500। और वो स्थल आप देखेंगे 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी यहाँ पे आप थोड़ा सा नजर दौड़ाइएगा तो ये वाला आपका देखिए पाकिस्तान है, ये आपका भारत है और इधर आपका अफगानिस्तान है। इन 3 देशों में ये जो है आपका स्थल फैला हुआ है। ये 1500 स्थल जो है, बहुत से स्थल आपको भारत में मिलेंगे, बहुत से स्थल पाकिस्तान में मिलेंगे, बहुत से स्थल आपके अफगानिस्तान में मिलेंगे। अफगानिस्तान में 3 स्थल अभी तक मिले, ठीक है। अब 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी, अब तक हमें पता चल गया है। और इसकी खुदाई हो रही है, कहीं कहीं जो है कि अभी रिसर्च वगैरह चलता रहता है तो वो चीजें आपका करंट का हो जाती है। जैसे अभी हाल ही में केरल में भी कुछ साइट्स मिले हैं, स्थल को साइट्स बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन 1500 स्थलों की जो खुदाई हुई है उसमें ये देखा गया कि कॉमन विशेषता क्या है, उसी को आप नगरों की विशेषता भी कहते हैं जो आपका यहाँ पे है।
हड़प्पा की कहानी आपको पता चल गई और जो नगर आपको मिले हैं अब उनकी विशेषता आपको सारे नगरों में देखा जाएगा कि कॉमन विशेषता क्या है और खास विशेषता यहाँ पे क्या है जो उस नगर से अलग है। ये बात समझ में आई। अब तक हम हड़प्पा में सभ्यता की कहानी हम पढ़ रहे थे, कैसे कैसे हड़प्पा में जगह मिला, उसके बाद और जो है चीजें, अब इसकी विशेषता हम देखेंगे, वो धीरे धीरे हम देखेंगे। अब देखो एक सवाल उठता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, तीनों में अंतर है। इसको तीनों सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं आपसे सवाल पूछ सकता है कोई भी। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इतिहास की परंपरा है कि जो साइट्स पहले खोजे जाते हैं, सबसे पहले जो साइट खोजे जाएगा उसी के नाम पे उस सभ्यता का नामकरण किया जाएगा। तो हड़प्पा नामक जो है कि जगह सबसे पहले खोजी गई, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा। पहले सवाल का आंसर मिल गया। जबकि और स्थल भी तो है, मोहनजोदड़ो है, आपका लोथल है, कालीबंगा है, रोपड़ है, राखीगढ़ी है, बनावली है, इस तरह से 1500 स्थल है जो अलग अलग जगहों पे मिले हैं। कोई 500 किलोमीटर दूर पे है, कोई 1000 किलोमीटर दूर है, कोई 2000 किलोमीटर दूर है। आप देखेंगे कि कई स्थल आपको मिले हैं इस तरह से। हेलो हेलो क्या हुआ सर? चलिए ठीक है, देख लीजिएगा ठीक है। तो एक कारण पता चला कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों नहीं कहते हैं, कालीबंगा की क्यों नहीं कहते हैं, धौलावीरा की क्यों नहीं कहते हैं, राखीगढ़ी की क्यों नहीं कहते हैं, कह तो सकते थे, लेकिन जो पहले मिलेगा नाम तो उसी दिया जाएगा। भाई बाप पहले आया है बेटा से तो नाम तो बाप का ही दिया जाएगा ना, है? तो हड़प्पा एक तरह से मजाक नहीं कहता। अब देखो दूसरा है कि इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, जबकि इसके बहुत से नगर अलग अलग नदियों के किनारे मिले हैं। दास्क नदी के किनारे भी मिला है, परवरा नदी के किनारे भी मिला है, हिंडन नदी के किनारे भी मिला है, चिनाब नदी के किनारे भी मिला है, भोगवा नदी के किनारे भी मिला है, घग्गर नदी के किनारे भी मिला है। तो इसको केवल सिंधु नदी की सभ्यता क्यों कहते हैं, जबकि ये 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो उसको इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अन्य स्थलों पे प्रारंभिक खुदाई नहीं हुई, और जो प्रारंभिक खुदाई हुई है वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अधिकांश जगहों पे जो है कि अधिकांश स्थल मिले, सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे अधिकांश स्थल मिले, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता, दो नाम पता चल गया, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब तीसरा नाम का ही सब खेल है, कांस्य युगीन सभ्यता। यानी यहाँ पर जब हमने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा तो यहाँ पर एक हमें नई धातु मिली। इसके पहले चांदी था, इसके पहले तांबा भी था, इसके पहले आपका जो है कि सोना भी था, ठीक ना, लेकिन लोहा नहीं था, लोहा अभी नहीं है। लोहा 900 बीसी के आसपास मिलेगा, 1000 बीसी के आसपास आपको मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में लोहा। यहाँ पे अभी लोहा नहीं है, यहाँ पे क्या है, कांसा, ब्रॉन्ज। ये जो कांसा है दो धातुओं को मिला के बनाया, यानी हमें दो धातुओं को मिला के बनाने की कला आती थी। इसमें एक धातु थी तांबा और दूसरी धातु बिटिया कौन सी थी, टीन। तांबा कितनी मात्रा में मिला था, 9:1, यानी 9 भाग तांबा और 1 भाग टीन मिला दो क्या बन जाएगा, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कांसा नामक धातु किन दो धातुओं को मिला के बनाई जाती है, तांबा और टीन को, कितने रेशियो में, 9:1, 9 भाग
तांबे का 1 भाग। अब देखो उस समय हमारे पास ये सारी कला थी। अभी हम जो है अगर हड़प्पा सभ्यता को ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम आज से 4000 साल पहले कितने सभ्य हुआ करते थे। हमारी सड़कें एकदम जो है कि संपूर्ण पे काटती थी, यानी वेल मेंटेन थी। उस समय जो है कि ऐसा लगता है कोई नगर पालिका जैसी कोई संस्था होगी जिससे हम रजिस्टर करवा के मकानों को बनवाते थे, सोसाइटीज बनवाते थे उस समय। वही तो है, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। पानी की व्यवस्था इतनी वेल मेंटेन, घरों की बनावट इतनी अच्छी, हर चीज आप देखेंगे इतना मतलब आश्चर्य आपको पैदा होगा कि ऐसी सभ्यता नहीं होगी आज से 5000 साल 4000 4500 साल पहले। तो यहाँ पे एक नई धातु मिलती है जिसके नाम पे इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता। यानी आपको पता चला कि हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से जानते हैं। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, और तीसरा कांस्ययुगीन सभ्यता। कलम चला लीजिए, कलम चलाते रहिए, थोड़ा बहुत बड़ा मजा आएगा। इतिहास को क्रम वाइज अगर हम पढ़ते चलेंगे तो आप देखेंगे कि चीजें इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आपको आश्चर्य होगा। इतिहास जैसा इंटरेस्टिंग विषय शायद ही कोई हो, क्योंकि इतिहास अपने आप में ज्योग्राफी भी समेटता है, इतिहास अपने आप में इकोनॉमी भी समेटता है, इतिहास खुद इतिहास को समेटता है, इतिहास पॉलिटिक्स को समेटता है, बहुत सी चीजों को साथ साथ ये लेके चलता है। सोसाइटी भी इसी में आ जाता है, कल्चर भी इसी में आ जाता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? अब देखो कमाल तो अब शुरू होगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। 1921 में हाँ। क्या हुआ था? 1921 में खुदाई हुई थी बेटा। किसने करवाई थी? जॉन मार्शल और जो है कि कौन है, राय बहादुर दयाराम। लिखवाएंगे सब चीज, घबराने की जरूरत नहीं। कहानी अब शुरू होगी आप लोगों की। आप देखो स्थल कितने मिले हैं, लगभग 1500। अब सारे स्थल जो आप देख रहे हैं 3 देशों में फैले हुए स्थल हैं। कितने देशों में? 3 देशों में। और इन 3 देशों में जो 1500 स्थल आपके फैले हुए हैं, ये जो 3 देशों में ये फैले हुए हैं, आप देखेंगे कि इसका विस्तार बहुत बड़ा है। 1500 स्थल है, एक स्थल मान लो यहां मिल गया, एक यहां मिल गया, एक यहां मिल गया, एक यहां मिल गया, एक यहां मिल गया, कई सारे यहां आसपास मिल गए, ठीक है, कुछ यहां पे मिल गए। भारत के 7 राज्य हैं जहां से हड़प्पा कालीन स्थल अब तक मिले, भारत के। बाकी पाकिस्तान के हैं और जो है कि 3 स्थल ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में। यानी ये सभ्यता यहां से यहां तक तिकोन उसमें फैली हुई। अब इसके 1515 स्थल को आप तो पढ़ नहीं सकते हो, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, तो पढ़ना कितना है जो काम का होगा, क्योंकि हर जगह जो है की चीजें हैं।
काम की जो चीजें हैं उसको पढ़ना होगा, उसमें भी जो सबसे कॉमन चीज होगी उसको पढ़ना होगा आपको, जो बहुत बड़ा मैसेज संदेश दे। समझना सब कुछ है, आपको समझना सब कुछ है, पढ़ना लेकिन उतना ही है जितना एग्जाम में आए। यूपीएससी की बड़ी अच्छी खासियत है कि उसने अपना सिलेबस बता दिया सब कुछ, लेकिन उसके सिलेबस से थोड़ा सा जो है आगे बढ़ के हम चीजों को देखो, चीजों को जानने के लिए पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा, चीजों को जो है बस रटने के लिए पढ़ोगे कि हमें तुम नहीं पढ़ पाओगे, तब सब्जेक्ट बोझिल लगेगा। जानो कि इतिहास वास्तव में है क्या, यहाँ पे आपको धर्म जाति संप्रदाय इससे उठ के चीजों को देखना पड़ेगा, एक विद्यार्थी के रूप में देखोगे चीजों को, तब इतिहास बड़ा मजा आएगा पढ़ने। ये 1500 जो स्थल मिले इसकी कुछ कॉमन विशेषताएं थी, समान विशेषताएं, जैसे अधिकांश जो नगर मिले हैं इनकी कॉमन विशेषता यह थी कि नगर जो है कि दो भागों में बटा हुआ है। नगर कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? दो भागों। एक बड़ा है और एक छोटा है। जो बड़ा वाला भाग है अक्सर अक्सर की बात कर रहा हूं, कंपलसरी नहीं है कि हर जगह ऐसा ही होगा, कुछ जगह जो है कि भिन्न भी हो सकता है। मैं कॉमन विशेषता की बात कर रहा हूं, कॉमन विशेषता ये है अधिकांश की। तो जो ये बड़ा वाला नगर है इसको निचला नगर कहते हैं, निचला नगर। इसको माना जाता है कि इसमें आम लोग रहते थे। और ये जो पश्चिम वाला हिस्सा था, अधिकांश की बात कर रहा हूं, कुछ जो है कि पश्चिम वाला हिस्सा जो है पूरब में आ जाएगा, यानी जो ये वाला हिस्सा है इधर होगा, कहीं कहीं पे बीच में भी मिलेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये क्या है? एक सुरक्षा प्राचीर से यानी एक दीवार से घिरा हुआ आपको दिखाई देगा, और इसको दुर्ग टीला कहेंगे। दुर्ग टीला, कौन सा टीला? दुर्ग टीला। और इसको कौन सा कहेंगे? नगर टीला, नगर टीला या निचला नगर, ठीक है। और ये जो दुर्ग टीला था किसी न किसी जो है सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ। और जो दुर्ग टीला था, कॉमन बात बता रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? सामान्यतः यह माना जाता है कि उच्च वर्ग के लोगों के रहने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो घरों की बनावट है यह यहाँ के घरों की बनावट से अलग है। यहाँ पे मकान छोटे छोटे हैं, यहाँ के मकान बड़े बड़े। यहाँ पे कुछ खास चीजें आपको दिखाई देंगी जो यहाँ पे नहीं। जैसे आज भी आप देखते हैं कि इतने हजार साल बीत गए, हम समानता समानता की बात चिल्ला रहे हैं, क्या कोई समान हो पाया? समान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति है एक दूसरे के ऊपर शासन करना, इसीलिए तो बंदर से इंसान बना। और बाद में जो है कि सारे जानवरों को अपने कब्जे में कर लिया, और इंसानों में भी उच्च इंसान बनने की कोशिश, भगवान को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश लगा हुआ है, एकदम उच्च से उच्चतम पद को प्राप्त करना चाहता है। और जिसके पास योग्यता होगी वो क्या है? ऊपर बैठेगा ही बैठेगा। ये जो है कि कॉमन बात है। भले हम कहें कि भाई इक्वलिटी आनी चाहिए, कैसी इक्वलिटी आनी चाहिए? ऐसी नहीं, जो योग्य है वो आपसे ऊपर आगे जाएगा, आप में जो योग्य होगा उसका सिलेक्शन होगा। योग्यता, काबिल बनो, योग्यता पैदा करो अपने अंदर। नहीं काबिल हो तो तुम जो है कि सिलेक्शन नहीं पा सकते। जिसकी सोच छोटी है, जिसकी मेंटालिटी छोटी है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको अपनी सोच बड़ी करनी है, तब आप आगे बढ़ोगे। तो ये वाला जो है ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आम लोग नहीं रहते थे, खास लोग। आम को तो चूस के फेंक दिया जाता है, और भारत में 5000 प्रकार की आम की प्रजातियां पाई जाती है। दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, तमाम तरह के। क्या
मुझे नहीं पता कितने पाई जाती है। क्यों नहीं पता बेटा? भारत में रह रहे हो, भारत की संस्कृति के बारे में आपको नहीं पता? पता करना चाहिए। वो मूवी है ना सिंघम, तो उसमें जो बाबा बना हुआ है वो क्या कहता है कि बेटा तुम्हारा जो है कि सबसे पसंदीदा फल आम है ना? तो कहती यस बाबा, यस बाबा। जब वो अपने जो है कि उसमें जाता है और बियर सियर पीता है। अब देखो बाबाओं का कैरेक्टर किस तरह से डिसाइड जो है फिल्म वाले करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर किसी का कैरेक्टर तोड़ना हो तो क्या है, मूवी मीडिया इत्यादि के माध्यम से उसका कैरेक्टर आप तोड़ सकते हैं। भारत में बाबा, बाबा मतलब ऋषि मुनि, उनका कद तो बहुत बड़ा था, लेकिन क्या है कुछ पाखंडियों ने क्या किया, बदनाम कर दिया, आश्रम जैसी मूवी बन गई और हम उसको जो है बड़े चाव से देख रहे हैं। सन्यासी अपने आप में ही सम्मान वाला पद, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको। तो सम्मान आप देखेंगे, सम्मान किसको मिलेगा, जो योग्य होगा। सिलेक्शन किसका होगा, योग्य होगा। तो वो जब अंदर बैठता है बियर पीता है तो कहता है मूर्ख, सबका पसंदीदा फल आम ही होता है। समझे? तो 1500 नगरों की अगर कॉमन विशेषता देखोगे तो नगर सामान्यतः दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग जो है निचला नगर कहलाएगा और एक भाग जो है दुर्ग टीला कहलाएगा। और वह जो दुर्ग टीला होगा वह सुरक्षा प्राचीर से यानी एक दीवार से घिरा होगा और यहाँ पे मान लो आने जाने के लिए रास्ता होगा। एक विशेषता ये होगी। दूसरी विशेषता, अधिकांश नगरों में आप देखेंगे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है, यानी इस प्रकार की इंजीनियरिंग थी हमारे पास में। इंजीनियरिंग थी तभी तो हम इस प्रकार का बना पाए। सड़कें एक दूसरे को ग्रिड प्रणाली यानी जाल पद्धति पे एक दूसरे को काट रही है। पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी है। आज जो है नालियों की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, नालियां जाम मिलती हैं, घर जो है टेढ़े मेढ़े इधर उधर मिलते हैं। लेकिन उस समय आप देखेंगे कि नालियां, और नालियां क्या है, ढकी हुई है ताकि गंदगी न फैले, पानी के छींटे राहगीरों पे न पड़े। मुहाने बने हुए हैं कि पानी का जो बहाव है वो जो है स्टेप बाय स्टेप जो है कि जाए। नालियां, घरों की बनावट और घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुल रहे हैं, बल्कि क्या है, सहायक गलियों की तरफ खुल रहे हैं ताकि शोरगुल न घरों में हो। समझ रहे हैं ना? इस तरह की चीजें थी। उस समय आप देखेंगे कि मनोरंजन के साधन आपको मिलते हैं, खान पान की चीजें आपको मिलती हैं, कॉमन है सारी चीजें। व्यापार की व्यवस्था है। मुहर जो आज हम सील लगाते हैं, कोई भी ब्रांड बेचते हैं उस पे ISI मार्क का, कोई भी ब्रांड आप देखते हैं तो उस पे आप देखते हैं कि तमाम तरह के जो है मुहर लगाए होते हैं और आप उस ब्रांड को देख के खरीदते हैं कि भाई ये लिवाइस का है, लिवाइस की जींस है, ये एडिडास का जो है जूता है, ये नाइकी का जूता है। वो क्या, उसका ब्रांड है ना, उसका लोगो बना होता है। उस तरह की मुहर मिली है। ये भी तो कॉमन विशेषता है। नगरों की विशेषता पूछ रहा है कि नगरों की विशेषता क्या क्या थी। अभी हम पढ़ेंगे इसको, अभी तो बस इंट्रोडक्शन करा रहे हैं पूरा। ये हो गया आपका। उसके साथ साथ आप देखेंगे बंदरगाह के साक्ष्य मिल रहे हैं। बंदरगाह मतलब पोर्ट, जहां से हवाई वो क्या बोलते हैं, पानी की जहाज आती जाती है, माल जो है सप्लाई होता है। इसी तरह से धर्म, धर्म में आप देखेंगे पशुपति शिव की मुहर मिल रही है। एक महिला के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाई दे रहा है, यानी वो क्या इंडिकेट करता है, महिला यानी वो जननी है, एक नए जीव का सृजन कर रही है। तभी तो गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बता रहा है कि मातृ देवी है, मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, मातृ देवी की मुहरें मिली हैं। मुहरे मतलब पैसा नहीं। और आश्चर्य की बात आप लोगों को तो अब होगी कि जो आप स्वास्तिक का चिन्ह लगाते हो यह भी हड़प्पा सभ्यता की देन है।
अभी और चीजें बताएंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन नगर कैसे कैसे मिले, उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा का। आधुनिक समय में जिस हल का हम इस्तेमाल करते हैं वैसी हल की आकृति मिली है बनावली से। और आश्चर्य की बात, जो आप नर्सरी क्लास में होंगे या पहली क्लास में होंगे तो आपको कुछ कहानियां पढ़ाई जाती है, कछुआ और चालाक लोमड़ी और कौवा, प्यासे कौवे की कहानी पढ़ते हो। भाई कौवा बड़ा प्यासा था, प्यास लगी थी, घड़े में पानी थोड़ा सा, ठीक है, उसने क्या किया, बगल से कंकड़ लाया, उसमें डालता गया, पानी ऊपर उठता गया और उसने अपनी प्यास बुझाई। चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी आपको हड़प्पा सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पे जो है। महिषासुर मर्दनी यानी महिषासुर जो है कि का जो वध किया जाता है माँ दुर्गा, उसका यज्ञ के कुंड मिले हैं, युगल समाधान मिले हैं। समाधान मतलब समझते हो, समूह को एक साथ दो दो लोगों को। आप कहोगे ये सती प्रथा का प्रमाण हो सकता है? नहीं, क्योंकि सती प्रथा के लिए महिला का होना जरूरी है, उस 100 में महिला नहीं है। अब कहोगे महिला कैसे पहचानी जाएगी कि उसमें महिला है कि नहीं है, क्योंकि कंकाल है ना, तो महिलाओं के शरीर की बनावट पुरुषों के शरीर की बनावट अलग होती है, उनकी हड्डियां आपसे जो है भिन्न होंगी। इसी तरह से बहुत सी चीजें ऐसी आपको मिलेंगी, सुई मिलेगा, कंघा मिलेगा, बेल्ट मिलेगा, उस समय लिपस्टिक के साक्ष्य मिलेंगे, प्रसाधन मंजूषा मिलेगी, मेकअप बॉक्स, प्रसाधन मंजूषा, फेस पेंट मिलेगा जो आप मेकअप वगैरह करते हो। उस समय आज से 4000 साल पहले हम उन चीजों के बारे में जानते थे। और ये सब क्या है, जब नगरों की खुदाई होती है उसमें जो है पता चलता है। कपड़े के साक्ष्य मिलेंगे, रथ के साक्ष्य मिलेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अब देखो, एक समुदाय का नाम आपने सुना होगा, पारसी समुदाय, सुना है? पारसी समुदाय, इसका समाधान कैसे किया जाता है पता है कुछ? सॉरी, गीध को नहीं खिलाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, एक टावर पे उसके शव को रख देते हैं और क्या होता है कि बाद में उस पशु पक्षी जो भी वहां तक पहुंच सकता है उसको जाके खा लेता है, और जो हड्डियां बची होती है उसको एक जगह कलश में जो है कि रख के दफना देते हैं। हाँ, इकट्ठा भी किया। क्यों? क्योंकि उनका जो मानना है कि हमारा शरीर मरने के बाद भी काम आए, वैसी भी चीजें कलश समाधान के साथ आपके यहाँ पे मिले। हड़प्पा सभ्यता, आपकी सभ्यता कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं है, चाहे आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता हो चाहे वैदिक कालीन संस्कृति हो, दिन पे दिन आप देखेंगे कि चीजें किस प्रकार से जो है कि, अब देखो खेती, क्या कोई नगर बिना खेती के संभव हुआ होगा? आज आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में किसी भी नगर के बारे में, सॉरी, दिल्ली जैसा शहर क्या बिना जो है कि गांव के बसना संभव है, जहां 2 करोड़ की जनसंख्या है? बसना संभव है? जब तक गांव से राशन पानी नहीं आएगा तो कैसे खाओगे भैया? अगल बगल से के गांव से आता है ना चीजें, तभी तो आप खाते हो। वहां से दूध आएगा, वहां से अनाज आएगा, वहां से और चीजें आएंगी, और इसके आधार पर आप क्या करते हो? शहरों का विकास। और शहरों से जो चीजें उत्पादित करते हो कौन खरीदता है? गांव वाले ही तो खरीदते हैं। कुछ शहरों में होगा सप्लाई, कुछ गांव में होगा सप्लाई। तो ये जो हड़प्पा कालीन शहर बसे, हड़प्पा कालीन जो नगर बसे, इसके बसने के पीछे गांव का अवशेष जरूर रहा है। गांव का अवशेष, यानी अवशेष नहीं, अधिशेष बेटा, अधिशेष एक्स्ट्रा, इसी के आधार पे जो है।
अब 1500 स्थलों में हम देखेंगे कि 1500 स्थलों में कौन कौन से स्थल आते हैं, उनकी कॉमन जो है विशेषता क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसको पढ़ेंगे।